तो चलिए आज एक ऐसे उभरते हुए स्वास्थ्य संकट की बात करते हैं जिसने दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा रखी है। जब भी हम किसी ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के बारे में सोचते हैं तो कुछ गिने चुने नाम ही दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे खतरे का पूरा विच्छेदन करने वाले हैं, या यूं कहें कि उसकी शारीरिक रचना को समझने वाले हैं, जो बहुत खामोशी से लेकिन बेहद आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं होगी। हम इसके साइंस, इसके फैलाव और इसके समाधान, हर एक पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें इस बेहद गंभीर सवाल का सामना करना ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया पर एक ऐसे वायरस का साया मंडरा रहा हो जिसका हमारे पास कोई पक्का इलाज या वैक्सीन ही ना हो? सोचने में ही डर लगता है। लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है, बल्कि आज की एक कड़वी हकीकत है। ये कोई आम संक्रमण नहीं है। ये एक ऐसा खतरा है जो सारी हदों को पार कर रहा है और हमें अपनी तैयारियों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। और इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा इस एक घोषणा से ही लग जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अफ्रीका के कांगो और युगांडा में फैले इस दुर्लभ प्रकोप को लेकर सीधा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। जाहिर है, WHO ऐसा हर छोटे मोटे मामले में नहीं करता। ये इंटरनेशनल लेवल पर बजने वाला एक सायरन है जो बता रहा है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है और पूरी दुनिया के लिए एक संभावित खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हम एक एक करके इन चीज़ों पर नज़र डालेंगे। ये इमरजेंसी असल में है क्या, इस वायरस का विज्ञान, शहरों में इसका फैलना, मौजूदा मेडिकल रिस्पॉन्स, कुछ पूरक दृष्टिकोण और अंत में इसके ग्लोबल सॉल्यूशंस। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्से से, आपातकाल। एबोला का नाम ही खौफ पैदा करने के लिए काफी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बुंडीबुगियो एबोला वायरस की, जो अपनी बेहद खतरनाक और उच्च मृत्यु दर की वजह से कहीं ज्यादा भयानक है। अब आते हैं इसके विज्ञान पर। चलिए एक खोजी वैज्ञानिक की तरह माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि ये वायरस शरीर के अंदर जाकर आखिर करता क्या है। देखिए, इबोला वायरस परिवार में कई स्ट्रेन्स होते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो दुनिया ने ज़ेरे और सूडान स्ट्रेन्स को ज्यादा झेला है, लेकिन ये बुंडीबुगियो स्ट्रेन, ये एक बिल्कुल अलग ही पहेली है। सामान्य स्ट्रेन्स की तुलना में ये कहीं अधिक दुर्लभ है, और एक बार जब ये इंसान के शरीर में घुस जाता है तो इसका बर्ताव इतना अनिश्चित होता है कि मेडिकल जगत के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और ये हिस्सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि ये वायरस कितना चालाक और आक्रामक है। ये 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले ये हमारे इम्यून सिस्टम के फ्रंट लाइन कमांडर्स, डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेज पर ही सीधा हमला बोल देता है। इसके बाद ये शरीर के ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म यानी खून का थक्का जमने की प्रक्रिया को पूरी तरह हैक करके नष्ट कर देता है। नतीजा, तीसरे चरण में भयानक आंतरिक रक्तस्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और अंत में ये सब मल्टी ऑर्गन फेलियर में बदल जाता है। मतलब पूरा सिस्टम ही कोलैप्स होने लगता है। शरीर के अंदर की ये तबाही तो हमने समझ ली। अब बारी है भाग 3 की, शहरों में फैलाव। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक मेडिकल क्राइसिस से बढ़कर अर्बन क्राइसिस कैसे बनता जा रहा है। पहले क्या होता था? अतीत में इबोला के ज्यादातर प्रकोप दूर दराज के जंगलों या छोटे अलग थलग गांवों तक ही सीमित रहते थे। वहां बीमारी को रोकना और क्वारंटाइन करना थोड़ा आसान होता था। लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग और डरावनी है। ये वायरस अब किंशासा और कंपाला जैसे घनी आबादी वाले महानगरों में पहुंच चुका है। शांत गांव से निकलकर सीधे भीड़-भाड़ वाले शहरों में एंट्री मारना, यही वो चीज है जिसने खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। अब सोचिए, महानगरों में ये इतना खतरनाक क्यों है? ये 3 चीजें इसे एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बना देती हैं। पहली, घनी आबादी, जहां लोगों के बीच की दूरी ना के बराबर होती है। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, लोकल ट्रेनें, बसें, जो एक संक्रमित इंसान से हजारों लोगों तक वायरस को कुछ ही घंटों में फैला सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। इन शहरों से फ्लाइट्स दुनिया के हर कोने में जाती हैं। इसीलिए ये अब सिर्फ अफ्रीका की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का सिरदर्द है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, चिकित्सा प्रतिक्रिया। इतनी तेजी से फैलते इस खतरे के बीच जमीनी स्तर पर मरीजों को बचाने के लिए हॉस्पिटल्स में क्या किया जा रहा है? तो यह सबसे अहम और शायद सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है, मेन स्ट्रीम मेडिसिन में बुंडीबुगियो स्ट्रेन के खिलाफ फिलहाल कोई भी स्वीकृत वैक्सीन नहीं है, और ना ही कोई ऐसी विशिष्ट एंटीवायरल दवा है जो सीधे इस पर असर करे।
कोई मैजिक बुलेट नहीं है जिसे तुरंत खत्म कर सके। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अब क्योंकि कोई सीधा इलाज नहीं है, तो जान बचाने का पूरा दारोमदार इन बुनियादी प्रोटोकॉल्स पर ही टिका है। सारा फोकस सपोर्टिव केयर पर होता है। इसका मतलब है मरीज के शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाए रखना, ताकि शरीर खुद इस वायरस से लड़ सके। ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। और इस पूरी चेन को तोड़ने का सबसे बड़ा और इकलौता हथियार है सख्त सोशल आइसोलेशन। भाग 5, पूरक दृष्टिकोण। जब मेनस्ट्रीम मेडिकल साइंस में कोई विशिष्ट इलाज मौजूद नहीं है, तो ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सहयोगी या विकल्प के रूप में और किन दृष्टिकोणों पर विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुछ वैकल्पिक चिकित्सा के सिद्धांत सामने आते हैं, जैसे होम्योपैथी। इनका एक बहुत ही बेसिक और पुराना सिद्धांत है, सिमिलियस सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका सीधा सा मतलब है समान से समान की चिकित्सा। ये विचार इस धारणा पर टिका है कि जो चीज़ एक स्वस्थ इंसान में कुछ खास लक्षण पैदा कर सकती है, वही चीज़ बीमार होने पर उन्हीं लक्षणों को ठीक करने में शरीर की मदद कर सकती है। इसे एक तरह के पूरक या सपोर्टिंग अप्रोच के तौर पर देखा जाता है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि महामारी के दौरान ये वैकल्पिक तरीके काम कैसे करते हैं, खासकर तब जब बीमारी का कोई फिक्स इलाज ना हो। यहाँ जीनस एपिडेमिकस का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें होता यह है कि बीमारी के नाम पर फोकस करने के बजाय आबादी के एक बड़े हिस्से में जो लक्षण कॉमन दिख रहे हैं, उन लक्षणों की पूरी समग्रता को ध्यान में रखकर एक पूरक दवा चुनी जाती है। इस दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य ही इन साझा लक्षणों को टारगेट करना है, जैसे अचानक से बहुत तेज बुखार आना, इंटरनल ब्लीडिंग होना और शरीर का एकदम टूट जाना। इसका आइडिया ये है कि इन लक्षणों को आधार बनाकर शरीर की अपनी जो अंदरूनी ताकत है, जो इम्यूनिटी है, उसे सपोर्ट किया जाए। इसे किसी डायरेक्ट क्योर या पक्के इलाज की तरह नहीं, बल्कि शरीर को लड़ने में मदद करने वाले एक निष्पक्ष प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, वैश्विक समाधान। माइक्रो लेवल और अस्पतालों से बाहर निकलकर अब ये देखने का वक्त है कि मैक्रो लेवल पर इस संकट को रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। कोई भी एक देश, चाहे उसका हेल्थ केयर सिस्टम कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, इस तरह के वायरस से अकेले बिल्कुल नहीं लड़ सकता। इस खतरे को टालने के लिए जबरदस्त इंटरनेशनल सहयोग चाहिए। नई वैक्सीन्स और दवाओं की खोज के लिए तुरंत और भारी रिसर्च फंडिंग की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, जब तक ये वायरस पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाता, तब तक इसे बाकी दुनिया में फैलने से रोकने के लिए सीमाओं पर एकदम सख्त निगरानी रखनी होगी। तो इन सब बातों और इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सवाल सामने आता है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। इस वायरस और इसके विज्ञान को लेकर जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, उन्हें तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या हमारा मौजूदा ग्लोबल सर्विलेंस नेटवर्क, हमारी वैश्विक निगरानी व्यवस्था वास्तव में इतने आक्रामक और तेजी से फैलने वाले खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी तैयारी कभी रुकनी नहीं चाहिए। सतर्क रहना और सही जानकारी रखना ही सबसे बड़ा बचाव है।